सो वेलकम बैक गाइस। और आज की वीडियो बारे में रिन्यूएबल एनर्जीज़ और मैं आपको आज दो प्रोजेक्ट दिखाऊंगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे और रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे। तो ये इसलिए मेरा टाइटल पेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये स्टिक होने वाले हैं सब इस चार्ट पेपर पे। तो ये चीज़ें ना इस पर स्टिक होंगी, इसलिए यहाँ पे कोई वो नहीं है फ्रंट पेज कवर पेज, क्योंकि ये तो स्टिक होना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी वो जैसे कि वर्ड कहता है रिन्यूएबल, यानी वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, रिप्रोड्यूस कर लेती है अपने आप को। जैसे सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी और भी बहुत सारी एनर्जीज, तीन और है, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, आप ये पढ़ लें, ठीक है। और मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग जब आपको ये प्रोजेक्ट मिले तो आप लोग बिल्कुल मेरी तरह ना हो कि क्या करूँगी, देख लें। विंड, सोलर, मैं सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कवर कर रही हूँ, मतलब सोलर एनर्जी के बारे में मैं बताऊँगी। हाइड्रोलिक एनर्जी, बायोमास एनर्जी, तो मैं सबकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। डिटेल एनर्जी, ज्योमेट्रिकल एनर्जी और विंड एनर्जी, ये 6 एनर्जीज होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो solar energy is a power harnessed from sunlight using technologies like solar panels and thermal collectors. Its global significance lies in its role as a clean, renewable resource that reduce greenhouse gas emission and help combat climate change while providing sustainable energy solution. सोलर एनर्जी क्या करती है? सनलाइट से पाई जाती है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की मदद से, जैसे सोलर पैनल, थर्मल कलेक्टर्स, ठीक है। और इसकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है? ये इम्पॉर्टेंट क्यों है दुनिया में? क्योंकि क्लीन होती है और कम और ग्रीन हाउस कम करने में मदद करती है, और कार्बन उसमें ना कार्बन कम होता है, क्लाइमेट चेंज कम कर देती है वो, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से ज़्यादा। मैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी डिस्कस नहीं करी क्योंकि वो मेरे टॉपिक में नहीं है। देखिए, सन से कहा जाता है सोलर पैनल्स, सोलर पैनल से कंट्रोलर, कंट्रोलर से बैटरी बैंक, इन्वर्टर एंड मीटर, फिर हमारे घर पे आता है, ठीक है। इंटरनेट से मैंने निकाल ली है। China, the largest producer and user of solar energy, with extensive solar farms and significant investment in solar technology. चाइना सबसे बड़ी कंट्री है। चाइना वो कंट्री है जो सबसे बड़ी अमाउंट में सोलर पैनल्स यूज़ करती है, यानी सोलर एनर्जी यूज़ करती है। अदर कंट्रीज ऑल्सो यूज रिन्यूएबल एनर्जी इन अ ह्यूज अमाउंट, बट चाइना इज वन ऑफ द कंट्री विच यूज सोलर एनर्जी इन लार्जेस्ट अमाउंट। बहुत सारी बाकी कंट्रीज भी करती हैं, लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा करती है। और अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो है ना, तो मैं आपको एक और बार पार्ट 2 भी इसका आएगा क्योंकि ये इनकम्प्लीट है अभी। इसको कंप्लीट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, डिसएडवांटेजेस चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस, रिन्यूएबल एंड अबेंडेंट, बहुत सारी और जल्दी रिप्रोड्यूस हो जाती है, जल्दी से आपको वापस मिल सकती है। और नॉन रिन्यूएबल क्या है? क्या मतलब वो बिल्कुल ज़मीन से निकलती है, जैसे डायनासोर से हमने फॉसिल फ्यूल्स बनाई थी। अब डायनासोर कितने साल पुराने हैं, पहले आप ज़मीन में जैसे इंसान धंसा, फिर उसके ऊपर सॉइल पड़ी, इरोशन पड़ा, सब के बाद फॉसिल फ्यूल निकलती है। लेकिन ये क्या है? अगली सुबह सूरज आया, आप ले लो। रिड्यूस ग्रीन हाउस इमिशन, ग्रीन हाउस गैस कम करती है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, कम होती है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक बार लग गई तो एक्सपेंसिव होती है, मतलब जैसे लगाना सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, ये सब थोड़े बहुत वो होते हैं एक्सपेंसिव। उसके बाद अगर एक बार लग गई तो उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है। और कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज यानी हर एरिया में, और ये हर जगह चल सकती है। जैसे कि जहाँ पर रिमोट एरियाज, मतलब जहाँ पर ईजीली कोई ट्रांसपोर्टेशन ना मिले, ईजीली सर्विसेज ना मिले, उन एरियाज पे भी, क्योंकि सोलर तो हर जगह होता है। डिक्रीजिंग रिलायंसी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्या हो रहा है? अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी कम होती जाएगी ना हमारे यूज़ में। हम जितना उस पर डिपेंड है ना, वो सब ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम किस पर डिपेंड हो जाएंगे? रिन्यूएबल एनर्जी पे, जो अच्छी भी हमारे अर्थ के लिए। और फिर ये मैंने एक पिक्चर लगाई है,
ऐसे ही एनिमेटेड एक पिक्चर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। और ये एक लास्ट है, अब इसके बाद और स्लाइड्स भी आएंगी, लेकिन अभी के लिए इतनी मैंने बनाई। डिसएडवांटेजेस मैंने पहले बोला, चैलेंजेस भी हो सकते हैं, यानी स्लैश चैलेंजेस और डिसएडवांटेजेस। इंटरमिटेंट एनर्जी सप्लाई, इसका मतलब कि वो एक ही फ्लो में नहीं चलता, यानी कभी कई जगह पे बहुत तेज़ रोशनी पड़ती है, कई जगह पे कम सूरज से पड़ता है, जैसे अंटार्कटिका में। और कभी कभी लाइक सूरज नहीं निकलता, कभी बहुत तेज़ निकलता है, इसलिए इंटरमीडिएट एनर्जी सप्लाई यानी कोई एक कंस्टेंट फ्लो नहीं होता। हाँ, इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखें, जब पहली बार लगाते हैं तो बहुत खर्चा होता है। रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट स्पेस फॉर लार्ज सिस्टम, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे क्या डिफॉरेस्टेशन भी बढ़ सकती है, क्योंकि हमें ज़्यादा लैंड के लिए कुछ तो काटना पड़ेगा ना, ज़्यादा स्पेस के लिए। एनर्जी स्टोरेज कैन बी एक्सपेंसिव, फिर वो इन्वर्टर्स, बैटरी बैंक, ये सब आते हैं, उनमें भी पैसा लगता है, यानी वो भी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। अच्छे लेंगे तो एक्सपेंसिव होंगे, जैसे हमने पिछले पढ़ा क्या क्या था, इन्वर्टर, मॉनिटर, कंट्रोलर, बैटरी बैंक, बैटरी बैंक क्या, बैटरी बैंक्स, तो ये सब एक्सपेंसिव हो सकते हैं। प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी जब हम वो लगा रहे होते हैं ना, तो उसमें से थोड़ा बहुत, यानी गैस गैस तो नहीं, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम ये लगाना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत पोल्यूशन और ये सब तो होगा ही ना लगाने में। तो अब मैं आपको दूसरी फाइल की तरफ लेके चलती हूँ। वो माइक्रोसॉफ्ट पे थी, ये वर्ल्ड पे है, और ये यूँ है, ठीक है। सॉरी फॉर बार बार इधर से उधर कराने के लिए। तो मैं पहले तो आपको छोटा सा ये दिखा रही हूँ एक, कि मैंने क्या बनाया है। पहले तो मैं आपको ये शो कर रही हूँ, अब मैं आपको बड़ा कर करके एक एक इमेज समझाती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक इमेज लगाई है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने छोटा सा पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव लिखा है। और जब हम इंसर्ट में जाते हैं ना, यहाँ पे कवर पेज आता है, ये जो कवर पेज है ना, ये वाला मैंने लिया है, ठीक है, मेरे लिए। तो ये वही कवर पेज है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये देखें, इनपुट डिवाइस में मैंने लिखा है, व्हाट इज इनपुट डिवाइस। एन इनपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज टू प्रोवाइड डेटा एंड सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर। दे हैड इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर केस, यानी कहाँ पे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर होते हैं। और क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, कमांड अंदर देने के लिए। जैसे कि आप कीबोर्ड का पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के नहीं सुना रही क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ ये क्यों होता है, कमांड्स देने के लिए। कमांड्स कहाँ से जाते हैं, जैसे हम जो टाइप करते हैं वो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड क्या करता है, अंदर कमांड्स दे रहा होता है कि क्या क्या करना है, कंप्यूटर को क्या क्लिक करना है, क्या मुझे दिखाना है। फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये कैसे करा, बॉर्डर्स कैसे लगाई, फ्रेम कैसे लगाई, पेज नंबर कैसे लगाया, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरा व्लॉग बताऊंगी, मतलब एक पूरी वर्ड में हम क्या क्या कैसे कर सकते हैं उसका व्लॉग बताऊंगी। सेकंड, अभी तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और फिर मैं क्या हेडिंग टाइटल डालूंगी, तो अभी मैं खाली आपको दिखा रही हूँ। फिर माउस क्या होता है, माउस कर्सर हिलाने के काम आता है। कर्सर क्या होता है, अगर माउस नहीं है तो ये कर्सर है, देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ढूंढ रही हूँ, 2 मिनट। हाँ, ये कर्सर, और ये किससे हिलता है, माउस या पैड से, ठीक है। और ये देखें, ये कर्सर हिलाने में हेल्प करता है, अगर ये भी नहीं होगा तो भी हम काम नहीं कर सकते। फिर क्या है, स्कैनर। स्कैनर बिना हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो डिजिटल हार्ड कॉपी और पेपर वर्क, जो हम पेपर पे काम करते हैं ना, उसको डिजिटल फॉर्मेट में कर सकते हैं, यानी जो कंप्यूटर पे स्टोर हो जाए। अब जैसे इसकी मैंने प्रिंट आउट्स निकाल लिए थे, ठीक है, मतलब किसी ने मुझे एक प्रिंट आउट दिया था, अब वो प्रिंट आउट मुझे किसी को ऑनलाइन भेजना था, मैंने क्या किया, उसको स्कैन करा, स्कैन से मैंने भेज दिया, इसके काम आता है स्कैनर। फिर ये मैंने इनपुट लिखा है और मैंने 5 एग्जांपल्स दिए। चौथी माइक्रोफ़ोन है। माइक्रोफ़ोन एक्सटर्नल भी होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, और इंटरनल भी होता है। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डिवाइस हो सकती है। इंटरनली वो होता है, जैसे अगर हम माइक्रोफ़ोन का जो बटन बना हुआ आता है गूगल पे, हम उसको दबाते हैं तो वो हमारी वॉइस अंदर लेता है, या हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं लैपटॉप में। जैसे अभी मैं मोबाइल में जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो आपके पास कैसे जा रही है, ऐसे ही तो जा रही है।
इसमें माइक्रोफोन है वो सब कैप्चर कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। वेब कैम्स का भी यही काम होता है, बस वो एक डिजिटल कैमरा होता है, तो वो है ना क्या करता है, वीडियो रिकॉर्ड के साथ और है ना कैप्चर पिक्चर्स भी कैप्चर कर सकता है और रियल टाइम ओवर द इंटरनेट ट्रांसमिट हो जाता है, यानी ऐसा लगता है कि वो कोई सामने बैठा हुआ है। आप देखेंगे तो डिजिटल कैमरा बहुत यूज़ होता है और वो ऐसा लगता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे लगाते हो तो ऐसा लगेगा कि आप वहाँ पे बैठे हुए हो। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बहुत यूज़ होता है। आप उसमें कुछ भी रिकॉर्ड कर दो फिर वो बचता रहेगा और वो बिल्कुल असली लगता है। ठीक है, अब आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट का भी आप पढ़ लें, मैं सिर्फ बता देती हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आउटपुट डिवाइसेस बाहर होती हैं और जैसे कि वो अंदर कनेक्टेड नहीं होती है और हम उसको इजीली मूव कर सकते हैं। वो क्या करती है, हम प्रेजेंट डेटा करती है, प्रेजेंट और डिस्प्ले करती है। मॉनिटर क्या करता है, जो हम अंदर काम कर रहे होते हैं ना वो हमें डिस्प्ले करता है। जैसे कि अभी ये मॉनिटर आपको डिस्प्ले कर रहा है, मॉनिटर है लैपटॉप का। और स्क्रीन भी हम बोलते हैं, और ग्राफिक कार्ड्स हम यूज़ करते हैं बेटर पिक्चर के लिए। प्रिंटर्स क्या करते हैं, प्रिंटर्स वही काम करते हैं स्कैनर जैसा, लेकिन उल्टा। वो डिजिटल फॉर्मेट को पेपर में करते हैं। जैसे कि ये मुझे अगर प्रिंट आउट करके टीचर ने मुझे बोला है कि मुझे मेरे हाथों में तो मैं क्या करूँगी, प्रिंट आउट कर लूँगी। स्पीकर क्या करते हैं, बाहर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, ताकि बहुत सारे लोग एक ही वक्त पे सुन सकें चीज़ें। फिर प्रोजेक्टर का भी एक काम है, बस ये कि वो डिस्प्ले करता है, वो दिखाता है ताकि बहुत सारे लोग एक ही वक्त पे देख सकें। और स्पीकर सुना सकता है। आउटपुट डिवाइसेस भी है ये भी। और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव क्या करती है, हमारा स्टोर डेटा करती है, इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है। जैसे हम पूरा कंप्यूटर तो उठा के नहीं जा सकते ना सिस्टम, तो हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगा लें ताकि वो हमारा डेटा स्टोर कर ले, फिर वो किसी के भी और के लैपटॉप कंप्यूटर में रख सकती है और बहुत सारा डेटा जमा कर सकती है और साइज़ अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। जैसे बड़ी छोटी सब आती है। तो अभी के लिए बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी दैट हाउ आई डू दिस ऑल। तो बाय।